तो हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य के तापीय गुण। और आज हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा ये चैप्टर की शुरुआत है और ये चैप्टर का पहला लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। बहुत कह सकते हैं आसान भी है और अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो मजेदार भी है। आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आपका नजरिया बदल देंगी चीजों को देखने का। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो है उसकी भूमिका। ताप और ऊष्मा में क्या फर्क होता है। ताप अलग चीज होती है, मे बी क्या मतलब शायद आपको यह लगता होगा कि ताप और ऊष्मा एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आपको मैं उसका असली अंतर समझाने वाला हूँ कि ताप और ऊष्मा में क्या अंतर होता है और उनमें कैसे जो है ताप क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है। फिर हम आज देखेंगे वो है ताप मापन, कि हम ताप को मापते कैसे हैं और क्यों हमें ताप को मापने की जरूरत है, क्यों हम ताप को मापते हैं और कैसे मापते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले ऊष्म और ताप के परिचय से, क्योंकि इसके बिना तो चैप्टर हमारा चैप्टर ही अधूरा है। उन्हीं उन्हीं पर तो हमारा पूरा चैप्टर बना हुआ है। अब शुरू करते हैं। हम सभी हमें ताप और ऊष्म की सहज बोध धारणा होती है। हम और आप सब में आप ऊष्म और ताप दोनों को आभास कर सकते हो। अगर मैं आपके पास बर्फ लाके आपके हाथ पर रखता हूँ तो आपको ठंड लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो ऊष्म है वो आपके शरीर से उस बर्फ में जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर, आप ये समझ लीजिए उसमें चला जाता है। ये आदान प्रदान होता है ऊष्म का। जब ऊष्म का आदान प्रदान होता है तो हमें ठंड या गर्मी का आभास होता है। तो इसलिए कहते हैं हम सभी में ताप और ऊष्मा का सहज बोध धारणा होती है। ताप किसी वस्तु की तप्तता या उष्णता की माप होती है। कि अगर मैं आपसे कहूँ ताप क्या है, तो आप कि वो वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसका जो है माप होता है। अगर कितनी गर्म है तो कितनी गर्म है उसका माप को ही हम ताप कहते हैं। उबलते जल से भरी केतली बर्फ से भरे बक्से से अधिक तप्त होती है, ये बात तो होती ही है। आपको ये बात नॉर्मल से पता होगी। अगर जल से भरी केतली बर्फ से भरे बक्से से हमेशा अधिक तप्त होगी, लेकिन क्यों? तो वो देखिए, भौतिकी में हमें ऊष्म ऊष्मा ताप आदि धारणाओं को अधिक सावधानी पूर्वक परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। क्यों? अगर मैं आपसे बोलूं ऊष्म, तो ऊष्म क्या है, ताप क्या है? आप ऊष्म जो है तप कितनी तप तपता है उस धातु में, या कह सकते हैं उस पदार्थ में। अब जिसमें अगर आपसे कहूँ कि एक मैं आपसे कहूँ एक लिक्विड है, कहने का मतलब है मान लीजिए पानी है। अगर मैं आपसे कहूँ एक पानी -2 डिग्री सेल्सियस पे, मैं बताऊंगा अभी आपको सेल्सियस क्या होता है और एक कैसे होता है। -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और दूसरे पानी का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो मैं आपसे पूछूं कि इनमें से गर्म क्या है, आप कहोगे 30 डिग्री वाला पानी गर्म है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब मेरे पास पानी है, एक का टेम्परेचर है एक का ताप है 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का अपना ताप है 70 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताइए इनमें से कौन सा जो है पानी गर्म है। आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि 70 डिग्री वाला पानी गर्म है। तो अब इस वाले में 30 डिग्री गर्म है और इस वाले में 70 डिग्री गर्म है। तो इसका मतलब है गर्म या ठंडा फर्क इससे नहीं पड़ता कि अगर आप गर्म है तो मतलब आप गर्म है, नहीं। फर्क उससे पड़ता है कि आप इसको किससे किस और दूसरी चीज से समझा रहे हैं देखकर। अगर मैं दो वस्तु को भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखूं, जैसे मैंने दो अलग अलग पानी लिए, भिन्न भिन्न पानी लिए और फिर उन्हें एक दूसरे से अलग देखा। एक -2 डिग्री के पानी को जब हमने 30 डिग्री वाले पानी से कंपेयर किया तो हमें देखा कि 30 वाला पानी गर्म है। लेकिन जबकि हमने जब 30 वाले को 70 वाले से कंपेयर किया तो 70 वाला गर्म है। मतलब कि ऊष्मा क्या है, ये बताता है कि कौन सा पानी गर्म है कौन सा ठंडा, ताप को देखते हुए। अब ये पता कैसे चला कि ये 30 है या ये 70 है, एक माप क्या है, इन सब को हमको पढ़ना है। और इसमें भौतिकी में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग भी है। आगे आपको हम बहुत अच्छे से इसको बताएंगे कि कैसे हमें इसको आगे पढ़ना है, और बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि ऊष्म क्या है। ये जो मैंने आपको बात बताया कि ऊष्म ये है क्या। ये ऊष्म अगर मैं आपसे कहूँ कि ऊर्जा होती है, अभी वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और इसे मापते कैसे हैं, ताप मापन जो मैंने आपको बताया कि ताप मापन होता है, और हम ऊष्मा को भी बताएंगे कैसे आप उसको माप सकते हैं। तथा आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु में ऊष्म प्रभाव की
विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे दो वस्तु हैं तो उनके बीच में क्या ताप है, क्या ऊष्म है, तो ऊष्म प्रवाह की जो विभिन्न प्रक्रियाओं का उसका हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अब प्रमुख धारणाओं की बात करी जाए तो ये बताइए, घोड़ा गाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की जब रिंग चढ़ती है तो रिंग चढ़ने से पहले लोहार उसे तप्त क्यों करते हैं? अब अगर दिमाग में आता होगा प्रश्न, तो उत्तर इसका यह है कि वो तप्त इसलिए करता है ताकि वो उसको आग उसको उस पर चढ़ा सके, उस लकड़ी पर, क्योंकि उसका जो है ताप ऐसा हो, जब उस ताप पे उसको गर्म किया जाता है, उसको तप्त किया जाता है, तो वो आराम से उस वही पर बैठ जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपके सवाल में आता होगा कि सूर्य छिपने के बाद समुद्र तटों पर पावन अपनी दिशा क्यों बदलती हैं? क्योंकि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मान लीजिए, तो मैंने जो भी आपको बताया वो ऐसा आपको मैं दोबारा समझाऊंगा, वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर मान लीजिए समुद्र है और यहाँ पे अगर मान लो तट है, तो दिन में जो है क्या होता है, यहाँ पर लो कह सकते हैं आपका कम कम होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर जो है वो सॉरी वो उष्ण जो है यहाँ ज्यादा होता है या कम होता है, रात में यहाँ उष्ण ज्यादा होता है या कम होता है। तो उनकी अवधारणाओं की वजह से, इन सब चीजों की वजह से जो है जब ये अब बदलता है कि यहाँ का तप अलग हो गया, वहाँ की उष्ण अलग हो गई, वहाँ की उष्ण अलग हो गई, यहाँ की उष्ण अलग हो गई, तो उसी वजह से यहाँ पे हमें सूर्य के छिपने के बाद तटों पर पावन अपनी दिशा बदल लेती है, ठीक है। और जब जल उबलता है या जमता है तो इन प्रक्रियाओं में ताप स्थिर क्यों रहता है जबकि ऊष्मा प्रभावित रहती है? ताप स्थिर इसलिए, अब पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि ताप स्थिर रहता भी है। हाँ, तो क्या होता है कि जब भी 0 डिग्री पर क्या होता है, जब आपके पास अगर मैं कहूँ बर्फ है, जब हम उसको बर्फ पिघलती है तो वो जो पानी में जो है परिवर्तित होती है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस का रहता है। जब तुरंत होती है, जब ये प्रक्रिया प्रक्रिया तुरंत होती है, तो उस बर्फ का और उस पानी का जो है ताप एक रहता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये ताप स्थिर क्यों रहा? इन सब प्रश्नों के जवाब अब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे जब आप ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ताप और ऊष्मा की परिभाषा के बारे में अगर हम जानें तो ताप तप्तता अथवा शीतलता का की अपेक्षित माप होती है। अब मैं अगर आपसे कहूँ ताप क्या है, अब मैं कहूँ तप्तता या शीलता, कितनी वस्तु ठंडी है या कितनी वस्तु गर्म है उसका माप होता है। किसी तप्त बर्तन के तप को उच्च ताप तथा बर्फ के घन के ताप को निम्न ताप कहते हैं। अब मैं आपसे कहूँ बर्फ का घन है या तप्त का बर्तन है, तो वैसे आप मैं कहूँ आपसे कौन सा, अगर आप कहोगे कि ज्यादा उसका तप होगा ताप होगा, तो तप्त बर्तन के ताप को उच्च ताप होगा ऑब्वियसली, मतलब हाँ, सीधा सीधा सीधी सीधी बात है। और जो अपना बर्फ के घन होगा उसका ताप निम्न होगा। एक पिंड जिसका ताप दूसरे पिंड की अपेक्षा अधिक है, अपेक्षाकृत अधिक तप्त कहा जाता है। अब उसका तप्त अधिक है क्यों? क्योंकि उस पिंड का जो ताप दूसरे पिंड की अपेक्षा में अधिक है। तो अधिक तप्त का कहना है ताप बोध अविश्वसनीय होता है। ये ऐसी चीज है जिसको मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे समझाइए भौतिकी में, तो आप बाहरी रूप से उसको नहीं समझा सकते, और सीमित होती है, इसलिए इसका वैज्ञानिक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए हमको इसका वैज्ञानिक रूप से उपयोग नहीं किया सकता, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है उसके बगैर हम अपने ऊष्म को समझ ही नहीं सकते। ऊष्म को समझने के लिए हमें इन पूरी चीजों को समझना होगा, और ये इसका जो है उपयोग जरूर वैज्ञानिक रूप से नहीं है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जब भी किसी वस्तु और उसके परिवेश के तापमानों में अंतर होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जाएगी। अब मैं जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर मैं आपके हाथ पर बर्फ रख दूं तो आपको ठंड क्यों लगेगी? क्योंकि ऊष्मा आपके शरीर से स्थानांतरित होकर उस बर्फ में जाएगी। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं अगर आपके ऊपर आपको एक गिलास पकड़ाऊं, वो गिलास गर्म हो, मान लीजिए उसमें चाय या पानी हो, तो वो गर्म होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ में ग्लास है, वो गर्म पानी का है, तो आप तुरंत हाथ हटाएंगे क्योंकि आपको गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ऊष्मा जो है वो गिलास से बहकर, गिलास से स्थानांतरित होकर आपके हाथों तक जाएगी, इसलिए आपको वहां पे गर्मी और बर्फ के बाले में आपको ठंड लगेगी। तो ग्लास में शीतल जल के मामले में, हाँ, ऊष्मा पर्यावरण से ग्लास में परिवहित होती है। अब ग्लास अगर शीतल है, तो अगर वो ठंडा है तो ऊष्मा क्या होगी, पर्यावरण से ग्लास की तरफ प्रभावित होगी, उसकी तरफ स्थानांतरित होगी।
ऐसे ही गर्म चाय का अगर प्याला मैं बताऊं तो उसमें ऊष्म कहाँ चाय से पर्यावरण में प्रभावित होगी, क्योंकि चाय का ताप जो है वो ज्यादा है। अब ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, अब ऊष्म ऊर्जा का ही एक रूप है। हमने ऊर्जा के बहुत रूप पढ़े, उसमें ऊष्म ऊर्जा का ही एक रूप है, वो भी ऊर्जा ही। तो ताप में अंतर के कारण स्थानांतरित होती रहती है, जो ताप में अंतर होता है तो उसके कारण स्थानांतरित होती है। अगर मैं 0 और 30 डिग्री के दो पदार्थों को मिला दूं तो ऊर्जा जो अपनी ऊष्मा है वो गर्म वाली तब से ठंडे की वाले की तरफ बहना शुरू कर देगी। लाइक जैसे मैं इसमें बताऊं 0 और 30 में, तो अगर आप 0 और 30 को मिलाएंगे तो ऊष्मा जो है 30 डिग्री के पदार्थ से 0 डिग्री के पदार्थ में बहना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आपसे कहूं कि मैंने एक रखा है गिलास जीरो का, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का, और एक रख दिया मैंने -15 डिग्री सेल्सियस का, तो अब ऊष्मा कहाँ से कहाँ भागी? 0 से -15, ना कि -15 से 0। क्यों? क्योंकि ऊष्मा हमेशा बहती है गर्म से ठंडे की तरफ। ये बात याद रखें, तप्तता से शीतलता की तरफ, ये हमेशा ऊष्मा बहेगी। ऊष्मा के प्रभाव और परिवर्तन, जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। जब भी मैं अगर आपसे कहूं कि आप पानी उबालिए, दूध उबालिए, या किसी भी प्रकार का आप किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन हो सकते हैं ताप में वृद्धि, ताप बढ़ेगा। आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पानी को गर्म कीजिए, अगर वो 30 डिग्री पर होगा पानी, तो वो अपने आप 60 पर होगा, और आप उसको गर्म पर करते जाएंगे तो प्रसार भी बदलेगा। हाँ, अगर आप मैं कहूँ कि गैस को गर्म करिए तो उसका प्रसार भी बदलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि और इसके साथ क्या होता है, अव्यवस्था परिवर्तन, ये भी साथ में होगा। क्यों होगा? अव्यवस्था परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि आपने बर्फ, जो कि एक अपना सॉलिड है, जो बर्फ है, उसको हम पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक तरल पदार्थ है। तो हम अव्यवस्था परिवर्तन भी करते हैं साथ में, मतलब हो जाता है। जब भी आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो ये परिवर्तन हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अनुभाग में हम विभिन्न वस्तुओं पर ऊष्मा का प्रभाव अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत सारे विभिन्न वस्तुओं के ऊष्मा का जो प्रभाव है उसका अध्ययन करेंगे। अब फिलहाल हम तापमापी यानी थर्मोमीटर का उपयोग देखेंगे। जैसे कि हमारा जो थर्ड टॉपिक था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हमारा थर्ड टॉपिक था वो था तापमापन, और हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक जो है अब यही है, तो मैं खत्म करके आज का लेक्चर नहीं खत्म करेंगे। तो तापमापी या थर्मोमीटर का हमें उपयोग देखना है। तो तापमापी के उपयोग से ताप की माप होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ताप क्या है, तो ताप को अगर आपको मापना है तो आप तापमापी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ताप को मापते कैसे हैं, क्या क्या उसमें प्रक्रिया होती है, तो वो सब आपको आगे देखने को मिलता है। अभी फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए कि तापमापी का क्या होता है कि हम उसे ताप को माप के उसका माप प्राप्त होता है। अब पदार्थों की कई भौतिकी गुण ताप के साथ बदलते हैं, जो तापमापी की रचना का आधार बनते हैं। अब तापमापी कैसे नापेंगे, तो उसकी रचना का जो आधार होगा वो यही तो होगा कि भौतिकी ताप जो है, अगर मैं जो है पदार्थ के जो भौतिकी गुण होते हैं वो ताप के साथ बदलते हैं। अब सामान्य तापमापी में जो सामान्य तापमापी होती है हमारे लिए, उसमें जो है द्रव्य का आयतन तापीय प्रसार से आधार पर मापा जाता है। तो तापीय प्रसार होता है जो अपने सामान्य तापमापी के में जो द्रव्य का आयतन होता है वो तापीय प्रसार के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो कांच में द्रव्य तापमापी में पारा और एल्कोहल का उपयोग होता है, जिनका आयतन तापीय प्रसार रेखीय होता है। रेखीय क्यों होता है? क्योंकि सीधी लाइन होती है, लीनियर, साथ में बढ़ते हैं एक साथ, कोई वो ऊपर नीचे नहीं होता है, सीधा रेखीय बढ़ता है, सीधी लाइन अगर मैं बोलूँ तो रेखीय बढ़ता है बिल्कुल। और कांच में द्रव्य तापमापी में जो पारा जो है एल्कोहल का उपयोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। एग्जाम में आपको इसको लिखेंगे, बिल्कुल लिखना महत्वपूर्ण है, इसको याद करना होगा आपको कि जो कांच का जो हमारा सामान्य तापमापी में होती है, तो उसमें हम कांच में जो द्रव्य तापमापी होती है उसमें पारा और एल्कोहल का उपयोग होता है, जिनका आयतन जो तापीय प्रसार रेखीय होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए तापमापी का आशांकन। अब तापमापी का अंशांकन इस प्रकार से किया जाता है कि किसी दिए गए ताप को संख्यात्मक माप में व्यक्त किया जाता है, हम उसे कोई संख्या देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यह उसका एक संख्यानात्मक मान है जो हमने निकाला है। अब आपको ये भी पता चलेगा कि बर्फ जीरो ही क्यों होती है। हमें कैसे पता कि बर्फ जीरो है? शायद वो जीरो ना हो, तो हमने उसको जीरो, किसने बताया कि वो हमें जीरो है? ये किसी ने बताया नहीं है, कि हमने ही चुना है। उसके आधार पर हम बाकी चीजों को जो है एक उनका ताप देते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे।
तो तापमापी का जो अंशांकन इस प्रकार किया जाता है कि किसी दिए गए ताप को संख्यात्मक मान से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और मानक माप क्रम के लिए दो नियत संदर्भ बिंदुओं की जो है आवश्यकता होती है। ये हम दो जो है नियत संदर्भ बिंदु होंगी तो हम उनको देखकर जो है माप का तापमापी कर पाएंगे। अब जल का जो है हिमांक और भाप बिंदु दो सुविधाजनक नियत बिंदु है। तो हमें जो सुविधाजनक जो नियत बिंदु हमने जो चुनी है वो है जल का हिमांक और जल का जो है भाप बिंदु। जहाँ जल भाप में परिवर्तित होता है तो वो जो हिमांक है उसको हमने चुना है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपना भाप बिंदु है उसको हमने चुना है 100 डिग्री सेल्सियस। जो है ताप भी दो तरीके से जो है हम उसको माप सकते हैं, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। और जो फ़ारेनहाइट है उसमें जो है हम कहेंगे जल का हिमांक होता है 32 फ़ारेनहाइट, और अगर उसका भाप बिंदु देखा जाए तो वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब इसको आगे देखते हैं, इन बिंदुओं से ताप के मापक्रम को हम निर्धारित करते हैं, ओके। अब जैसे कि जो मैंने आपको बताया था फिर से वही लाइन, फ़ारेनहाइट मापक्रम में जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212, जो डिग्री नहीं होता है फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस मापक्रम में जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये हमने चुना है इसको ऐसा, ताकि जब हमने जल का हिमांक और जल का भाप बिंदु चुन लिया तो अब इनके आधार पर हम बाकी चीजों का माप करेंगे। फ़ारेनहाइट मापक्रम में 180 समान अंतराल होते हैं। जब फ़ारेनहाइट मापक्रम होता है उसमें 180 समान अंतराल किए जाते हैं, जबकि सेल्सियस मापक्रम में केवल 100 अंतराल किए जाते हैं, जो कि आपको अलग से दिख भी रहा होगा। अगर आप देखा जाए तो अगर आप इसमें 212 फ़ारेनहाइट में से 32 घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा आप खुद ही देख सकते हो, 180 इधर आएगा और 100 में से अगर हम शून्य घटाएंगे तो 100 इधर आएगा। तो फ़ारेनहाइट मापक्रम में 180 समान अंतराल होते हैं, जबकि सेल्सियस मापक्रम में 100 अंतराल होते हैं। ये हमारा एक जो है फ़ारेनहाइट ताप तथा सेल्सियस ताप का उल्लेखन है, जहाँ ये जो सीधी रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, रेखीय बिल्कुल हमारा ग्राफ है उसका उल्लेखन है किया गया है। अब यहाँ पे अभी जो देखने वाली चीज है वो यह है कि हमने इसको ऐसा दिखाया है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पर और इसको देखिए यहाँ पर, हमारा जो ये वाली लाइन जो एक्सेस है उस पर क्या है ताप है, और इस पर डिग्री सेल्सियस में ताप है और इस पर फ़ारेनहाइट में ताप है। अगर आप इसको देखेंगे इसको तो ये 212 फ़ारेनहाइट को दिखा रहा है। ये हमारा जो है भाप है, जब जो भाप बिंदु होती है वहां पर है पानी के भाप की, जो हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिखा बताई थी आपको 212 फ़ारेनहाइट। अब ये देखिए नीचे, अब मैं अगर सीधा जाऊँ तो इसको दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस को दिखा रहा है। और यहीं पे अगर हम उसको आगे जाके देखें तो 32 जो फ़ारेनहाइट पे और ये है, और साथ में अगर हम उसको नीचे वाली उस पर देखें एक्सिस पे तो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो है पूरा ग्राफ हमको सीधा सीधा बता रहा है कि ताप और जो हमारा सेल्सियस है वो अगर हम उसका रुकिए जरा। हाँ, तो अगर हम जैसे मैंने बताया आपको कि ये रेखीय जो हमारा ग्राफ है वो सीधा सीधा बता रहा है कि जो फ़ारेनहाइट मापक्रम है उसका हिमांक 32 होता है, जो कि हमारा कहाँ से आया, जो कि हमारे यहाँ पे जो हमने देखा कि जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है 32, या तो फ़ारेनहाइट होगा या 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उस ग्राफ में आप देख सकते हैं, देखिए या तो 0 सेल्सियस होगा या 32 फ़ारेनहाइट होगा। और जो हमारा जल का भाप बिंदु है या तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा या 212 फ़ारेनहाइट होगा, ये देखिए। और यहाँ पर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस और 212 फ़ारेनहाइट। ताप में डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, तो ये देखिए फ़ारेनहाइट और ये आ गया हमारा सेल्सियस। तो ये था हमारा। और अगर हम आप मान लो कि अगर आपको कहो कि सर हमें अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसका जो है फॉर्मूला ग्राफ ही से निकल कर आया है। हम ग्राफ को जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं स्लोप लेकर, तो हमें यही मिलता है उस ग्राफ को सॉल्व करने पर। दो मापक्रमों में रूपांतरण के लिए आवश्यक संबंध को फ़ारेनहाइट ताप तथा सेल्सियस ताप के बीच ग्राफ से प्राप्त किया जाता है। यह एक सरल रेखा है जिसका समीकरण कुछ इस प्रकार है। ये जो है एक बिल्कुल सरल सी रेखा है ग्राफ, इसको जो हम समीकरण इसका कैसा आएगा, जो हमारा इसका अगर हम डायरेक्ट देखें, अगर आपको यहीं से देखना है तो 212 जो हमारा टीएफ है उसको हम में से 32 घटाएंगे और उसको जो है 180 से भाग करेंगे। और ये अपना टीसी जो है वो जो हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में है, अगर फ़ारेनहाइट में सेल्सियस से परिवर्तित करना चाहें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो यहाँ से कर सकते हैं।
तो जब TF-32/180 बराबर TC/100, अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप इसको यहाँ से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इसकी जगह TF कर दोगे, TF-32 डिवाइडेड बाई 180, और TC -0, -0 है तो लिखा नहीं। अगर मैं आपको इसको ढंग से लिख के बताऊं तो आप इसको -0 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ग्राफ कैसे सॉल्व किया गया। यहाँ पर -0 लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। बस वो माइनस, अब जिसका कोई यूज नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं किया है जी, तो हमने उसको नहीं लिखा, बुक वालों ने भी इसको नहीं लिखा। लेकिन अगर आपको समझने के लिए अगर आपको लिखना है तो आप इसको, जब अगर आपको ग्राफ से आप इसको सोचेंगे कि समीकरण को बनाने का, तो आप जब -0 लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही, किस समीकरण की कैसे बात हो रही है। तो TF-32/180 का जो TC/100, इससे हम सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट सेल्सियस को टेम्परेचर जो है सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पहले तो भूमिका देखी, ताप और ऊष्मा देखा क्या होते हैं, कैसे, क्या ताप होता है, क्या ऊष्मा होता है, कैसे हम जो है ताप को माप सकते हैं, ताप मापन देखा हमने। और ऊष्मा क्या है, हमने उस बारे में पढ़ा। ऊष्मा के एग्जाम कुछ उदाहरण भी देखे। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम जो आदर्श गैस समीकरण है और तथा परम ताप, इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप जितना मैंने आज पढ़ाया है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग साथ साथ में लगाइएगा, अंत में मत लगाइएगा कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब लगाएंगे। तब बहुत ज्यादा भार होता है कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, एक एक दो दो पेज से ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इतने में ही चैप्टर खत्म करूंगा। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, दो दो पेज कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी ही पढ़ाएंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए कि आपको साथ साथ में मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ती रहनी है, जिससे आपको बाद में जो है दिक्कत ना हो, आप आराम से आपका चैप्टर साथ साथ में कंप्लीट हो जाए और आपको याद भी रहे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।